नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज के वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। ये डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए है। अगर आपका टॉपिक सेम ही है जो कि यूनिट नंबर 2 है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो ये अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बीएड, डीएलएड, डीएड जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो और ये टॉपिक आपका अगर है तो पूरा इस वीडियो में कवर हो जाएगा। इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, उसका मीनिंग कि कैसे वो फैलता है, कैसे प्रिवेंशन हम ले सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट हम फॉलो कर सकते हैं, साथ में कौन से टाइप्स के कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जो ये वायरस से फैलने वाले होते हैं, कुछ हमारे प्रोटोजोआ से फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं, ये सब पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बेसिक्स पढ़ेंगे, कौन से टाइप के होते हैं, अस्थमा, डायबिटीज़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरटेंशन और काफ़ी सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रिकॉशंस पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे और साथ में मैनेजिंग चिल्ड्रन सफरिंग विद सच डिजीज़। अगर कोई बच्चा है इन डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेसिकली कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल से रिलेटेड सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएगी। अभी अगर आपने बाकी यूनिट्स नहीं देखी है, बाकी सब्जेक्ट्स की यूनिट्स नहीं देखी है या फिर बाकी कोई और इसी सब्जेक्ट की अदर यूनिट्स नहीं देखी है तो सारी जो है लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरे डीएलएड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना डीएलएड सेकेंड ईयर का प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है। देखो, कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र हो सके, तो ऐसे डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ईजीली कम्युनिकेट हो पाते हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बोले तो दोज डिजीजेज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू वन हेल्दी पर्सन। अगर एक हेल्दी पर्सन है और एक इन्फेक्टेड पर्सन है तो अगर इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो इससे जब इसके टच में आया या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जब ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जब ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। मान लो मेरे को जुकाम है, मेरे पास हेल्दी कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो जब मैं छींकती हूँ या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो जर्म्स है उसकी वजह से दूसरे पर्सन को भी वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ के सोर्स क्या होते हैं, कहाँ से ये फैलता है? तो पहली बात तो सोर्स वही होता है जहाँ से जिसको ये इन्फेक्शन होता है वहाँ से ही निकलता है। अब मे बी कोई पर्सन हो सकता है, वो किसी पर्सन को ऑलरेडी है या किसी इंसेक्ट के थ्रू फैला है पहले से वो कम्युनिकेबल डिजीज़, या किसी एनिमल के थ्रू या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो जिसके भी थ्रू हमारे को वो कम्युनिकेबल डिजीज़ लगती है या होती है वो हमारे लिए सोर्स होता है उस कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैरी करने का। तो कैरियर भी बेसिकली वो पीपल, वो पर्सन हो जाएंगे जो उस डिजीज़ को लेके घूम रहे हैं। अब देखो, अगर कोई एनिमल की वजह से हो रहा है तो वो एनिमल ही वहाँ का कैरियर हो जाएगा। मान लो हवा से उड़ते हुए आपको वो डिजीज़ हो गई है तो वो हवा कैरियर हो जाएगा। अगर मान लो किसी इंसेक्ट की वजह से हो जाती है तो इंसेक्ट कैरियर हो जाएगा। तो डिफरेंट कैरियर्स है, लिख लो, एयर, वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल टच वगैरह होता है जब, और या फिर इंसेक्ट या वॉर्म्स, ये सारे हमारे कैरियर्स हो जाते हैं। इसके बाद एक और टर्म आएगा रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर मतलब जो अपने अंदर इसको कैप्ट करके रखता है और उसकी वजह से फैलता है। बेसिकली ये सारी टर्म्स आपको ये बताती है कि कहाँ से कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलना शुरू होता है। तो सबसे पहला आता है हमारा ह्यूमन रिजर्वॉयर, नेक्स्ट आ जाता है एनिमल रिजर्वॉयर और थर्ड हो जाता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स एज अ रिजर्वॉयर। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन रिजर्वॉयर की बात करते हैं, तो बेसिकली मेन के अंदर खुद से इन्फेक्शन जब हो जाता है तो वो भी खुद एक कैरियर हो जाता है उसका, वो भी अंदर रिजर्व करके लेके चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, आप लेके चल रहे हो तो आपकी वजह से दूसरों को हो सकता है। सिमिलरली किसी एनिमल को है, फॉर एग्जाम्पल रेबीज़ बीमारी है, अगर एक एनिमल एक पर्सन को काट लेता है तो उसको ये बीमारी हो जाती है। तो सिमिलरली वो डिजीज़ कौन लेके कैरी करके चल रहा था, कौन रिजर्वॉयर था उसका, एनिमल था, तो एनिमल से हो गई। और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब जैसे कोविड आया था तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ था। किसी भी, मान लो इस बुक पे कोविड के जर्म्स पड़े हैं तो मैंने इस पर टच किया, कोरोना मेरे को आ गया, तो ये भी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग भी क्या है, उसका रिजर्वॉयर है जो कि कैप्ट करता है और हमें बीमार करने में पूरा सहयोग दे देता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज़ के कुछ
क्लासिफिकेशंस की। तो सबसे पहले वायरल डिजीज़ होते हैं जो कि जल्दी जल्दी वायरल होते हैं, जैसे वायरल फीवर चलता है तो इसमें कुछ वायरल डिजीज़ आ जाते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स। ये एक वायरल होता है, किसी सीजनल चलते हैं कि इस वायरल का मौसम है, उसमें ये चिकन पॉक्स ही हो रहा है सबको, या फिर हम स्मॉल पॉक्स बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं। नंबर 2 आ जाता है आपका बैक्टीरियल डिजीज़, जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, जैसे कॉलेरा, आपका टाइफाइड। नंबर 3 आपका आ जाता है प्रोटोजोन डिजीज़, जो प्रोटोजोआ से होते हैं, जैसे आपका मलेरिया हो गया, काला अजहर हो गया। कुछ होते हैं हमारे फंगल डिजीज़ जो फंगस से होते हैं, जैसे रिंगवॉर्म, एथलीट फुट, ये जैसी बीमारियाँ। और हम बात कर सकते हैं स्पाइरोकेटल डिजीज़, ये डिजीज़ होते हैं जैसे हमारे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं, लॉन्ग स्पायरल्स की वजह से हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से। देन आ जाता है रिकेट्सियल डिजीज़, ये हमें जो है ट्रेंच फीवर हो गया है, काला बुखार वगैरह जैसे बातें करते हैं ना, वो सब हमारे जो है ये सब किस में आ जाता है, हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ जाता है। अभी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, इसको बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए जिनके थ्रू ये कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलता है। जैसे कि वायरस, किसी वायरस की वजह से फैल सकता है, बैक्टीरिया की वजह से फैल सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से फैल सकता है, फंगस की वजह से, या फिर वॉर्म्स के थ्रू। तो अब डिफरेंट मान लो अगर वायरस के थ्रू फैलता है तो कौन से डिजीजेज हमें होते हैं, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमें फ्लू हो सकता है, डेंगू हो सकता है, ये सब वायरस के एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्लू, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, आपका कोविड, रेबीज, जॉन्डिस, एड्स, मीजल्स, मंकी पॉक्स, तो ये सारे वायरस के थ्रू फैलते हैं और ये सारे ही हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा की, बात कर लेते हैं। इन्फ्लुएंजा मतलब आपको जो आप एयर से फैलता है, पहली बात तो ये, इसमें आपको बॉडी में पेन होने लग जाता है, स्नीजिंग मतलब खांसी जुकाम जैसा, कफिंग वगैरह जैसा फील होता है, ठीक है। ऐसे ही डेंगू फीवर भी इसके थ्रू होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से हमारे कौन से डिजीज़ होते हैं, हमारा टीबी होता है इसके थ्रू, हमारा कॉलेरा होता है, टाइफॉइड होता है, लेप्रोसी होता है, और प्लेग की बीमारी होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, तो प्रोटोजोआ से हमारी मलेरिया की बीमारी होती है, डायसेंट्री की प्रॉब्लम होती है, स्लीपिंग सिकनेस होता है और पायरिया हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देन फंगस से, तो फंगस से हमें स्किन डिजीज़ हो जाती है या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और अगर हम वॉर्म की बात करें तो हमें एब्डोमेन पेन शुरू हो सकता है, या फिर एक हाथी पाँव रोग होता है जिसमें हमारा पैर हाथी की तरह फूल जाता है, तो वो भी हमें वॉर्म की वजह से होता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे बुक के अकॉर्डिंग कि और क्या क्या किस तरह से होता है। तो आपका आता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए सबसे असेंशियल कंडीशन क्या है, किस वजह से ये होगा। तो सबसे पहले जब भी अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा तो कोई ना कोई एजेंट होगा, कोई एनवायरनमेंट होगा और होस्ट होगा। 3 चीज़ें कंडीशंस होती है, एक आपका होस्ट, एक आपका एजेंट और एक आपका एनवायरनमेंट। जब ये तीनों चीज़ें होती है तभी आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलेगा। सबसे पहले बात करते हैं एजेंट। एजेंट मतलब जिसकी वजह से, ये सारे एजेंट हैं जिनकी वजह से वो डिजीज़ हुआ है, या तो किसी बैक्टीरिया की वजह से, या किसी वायरस, किसी वॉर्म की वजह से हुआ होगा, ठीक है। अगर बात करें एनवायरनमेंट मतलब मीडियम, मान लो एक एजेंट है, वायरस है, ठीक है, ये एक पर्सन है नॉर्मल। अब वायरस इसको फैलाएगा कैसे, एक एनवायरनमेंट होगा, मीडियम होगा जिसके थ्रू, चाहे हवा में उड़ के चला जाए वायरस, चाहे कुछ भी हो, पानी में हो, किसी नॉन लिविंग थिंग पे हो, जो कैरियर हमने पढ़े थे, तो उसके थ्रू वो एजेंट इस एनवायरनमेंट से होस्ट तक पहुंचेगा जिसको वो बीमारी होगी। तो ये 3 चीज़ें होती है जब एक कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रहा होता है, ठीक है। और काफ़ी सारे डिजीज़ इनकी वजह से हो जाता है, मतलब सस्पेक्टेबल इंडिविजुअल जिसको वो बीमारी लगती है वो होस्ट होता है। होस्ट को होगी, एजेंट करेगा और एनवायरनमेंट के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू करेगा। देन आ जाता है हमारा ट्रांसमिशन मतलब कैसे ट्रांसमिट होता है। सबसे पहले डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाएगा, सबसे आसान, कि डायरेक्ट टच में आया, मतलब मेरे को अगर कोई बीमारी है, ऐसी बीमारी जो कम्युनिकेबल है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है, तो मैं अगर उसके डायरेक्ट टच में आऊँगी तो हो जाएगा, या फिर जो है सॉइल के कांटेक्ट में आऊँगी तो सॉइल में आके उसको हो जाएगा, या फिर स्किन की वजह से भी उसको हो सकता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो सकता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी लिविंग कैरियर है, मेरे ऊपर बैठा, उसी मच्छर ने मुझे काटा, उसी ने आपको काट लिया, मेरे कुछ जो प्रॉब्लम थी, जो भी डिजीज़ था वो आपके ऊपर छोड़ दिया, तो ये नॉन डायरेक्ट हो गया कम्युनिकेशन, जो डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचा लेकिन इनडायरेक्टली आपको वो बीमारी हो गई है। या फिर एयरबॉर्न, एयर की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका हो जाता है किसी भी जैसे सिरिंज वगैरह, या फिर किसी इंजेक्शन की वजह से। मान लो
मेरे को बीमारी है, वो इंजेक्शन मेरे पे यूज़ किया गया, फिर आप ही पे सेम इंजेक्शन यूज़ कर दिया, तो मेरी बीमारी आपको हो जाएगी, तो कम्युनिकेट हो गई। तो इस तरह से ये नॉन मतलब डिजीजेज हो गए जिसको डायरेक्ट टच के अलावा नॉन डायरेक्ट में आ जाते हैं। देन हम बात करते हैं अगर कि जिस टाइम तक आपको वो बीमारी रहती है वो आपका होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जिस टाइम तक आप उस डिजीज़ के हाथ में फंस गए हो, मतलब आप उस डिजीज़ आपको हो गया है। द इन्फेक्शियस एजेंट अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन इन द होस्ट, द हेल्थ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड एंड डिजीज़ बिकम ओवर्ट। क्या होता है, वो छुपता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका डिजीज़ जब बढ़ता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, तो वो हो जाता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। आप सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शियस एजेंट आएगा, आपको वो बीमारी देगा, उसके बाद ऐसे ही वो बीमारी आ गई, अगर आप जल्दी से टैकल कर लेते हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने जल्दी से सिम्टम्स नहीं पकड़े, नहीं पता चला, तो वो डिवाइड होता चला जाएगा और आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। और काफ़ी टाइम तक चलता है, इंटरवल होते हैं। मान लो पहले कुछ फेज़ रहता है, होता है ना बुखार के टाइम में, पहले दिन नॉर्मल बुखार आएगा, फिर तेज़ होगा, फिर तेज़ होगा, ऐसे ही बॉडी एक में होता है। पहले नॉर्मल चल रहा है, लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा ही है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, फिर बढ़ता चला जाता है। तो इससे सीरियल इंटरवल दिखेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये बीमारी बढ़ती जा रही है। उसके बाद जनरेशन टाइम हो जाएगा, मतलब ये एक टाइम होता है बेसिकली जब आपको इन्फेक्शन हुआ था, जब से लेके मैक्सिमम जब तक आपका पहुंचा है, ठीक है। फिर कम्युनिकेबल पीरियड, अब उसके बाद वो दूसरों तक भी कम्युनिकेट होगा। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती है और कम्युनिकेशन इन डिजीज़ का हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कुछ प्रिवेंशंस की, तो सबसे पहला प्रिवेंशन होता है अर्ली डायग्नोस। शुरू में ही हमें पता चल जाएगा तो इजी रहेगा। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट, जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें अगर प्रॉब्लम हो रही है, फेस कर रहे हैं हम, तो उसको हमें तुरंत ध्यान में देना होगा, ठीक है। प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अपने आप को। आइसोलेशन बहुत हुआ था कोविड के टाइम पे, आपको अलग रहना है, तो आइसोलेशन करके भी हम बचा सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके क्वारंटाइन हम कर सकते हैं अपने आप को, या जिसको बीमारी है उसको, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी गेन करके, जिससे जो हमारी बॉडी है उस डिजीज़ से लड़ सके। साथ में जो है जिस वजह से वो फैल रहा है उसको इंटरप्ट कर दो, किसी नॉन लिविंग थिंग की वजह से फैल रहा है या लिविंग थिंग की वजह से फैल रहा है, तो उस जो भी मीडियम है उसी को काट दो, एनवायरनमेंट को स्टॉप कर दो, ताकि वो आगे पहुंच ही ना पाए, ठीक है। पर्सनल क्लीनिनेस का ध्यान रखना है। प्रॉपर क्लीनिनेस होगी तो वो ज़्यादा बॉर्न होने के, जो भी डिजीज़ है उसको हेल्प नहीं मिलेगी और वो डिजीज़ बॉर्न नहीं होगा, तो इससे भी चांसेस है कि कम हो जाए, ठीक है। देन आ जाता है तुम्हारी एक प्रॉब्लम जो कि ज़्यादातर देखने को मिलती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम। डिहाइड्रेशन मतलब जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से भी हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती है, एनर्जी नहीं मिलती है बॉडी को, जिससे वो उस वायरस से टैकल कर सके, ठीक है। तो हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में जो भी है बिल्कुल जल जाता है। अगर पानी ही ढंग से नहीं होगा तो ये एक सिचुएशन क्रिएट होगी जिसे हम डिहाइड्रेशन कहेंगे, ठीक है ना। देन आ जाता है हमारा, अच्छा इसका एक पर्टिकुलर नाम है आपका गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल हो गई, पेट में एकदम जलन टाइप शुरू हो जाता है, तो वो हमारी होती है बिकॉज ऑफ दिस डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से, ठीक है। अब इसके मतलब सिम्टम्स क्या होंगे, आपको ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। इससे पानी हम पी सकते हैं। देखो पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको हेडेक फील होगा, आपको क्रैम्पिंग होगी, दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं, पानी की कमी सबसे पहले, कोई वायरस आ गया है, या कंटेमिनेट फूड आपने खा लिया, या पानी ही ख़राब पी लिया है, या अनवॉश्ड हैंड से आपने उस खाने को खाया, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, डिहाइड्रेट करते रहेंगे, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे अपनी बॉडी को। साथ में अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो मेडिकेशन लेंगे, और अगर ज़रूरत है हॉस्पिटल में एडमिट होने की तो हॉस्पिटलाइज होंगे। तो ये सबसे हम जो है इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। देन आ जाता है, अगर हम इसकी प्रिवेंशन करते हैं, मतलब इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अपने हैंड्स को वॉश करेंगे प्रॉपर्ली, अपने टॉयलेट्स वगैरह क्लीन रखेंगे, बिल्कुल अपने टॉवल्स वगैरह को भी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। अपने घर पे वापस आने के बाद फूड हैबिट्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। ये सब चीज़ें हमारी आ जाती है पर्सनल क्लीनिनेस में ही,
ठीक है, पर्सनल क्लीननेस में ही हमें ये चीज़ों को फोकस करना होता है। देन हमारे आते हैं कुछ एयर बॉर्न डिजीजेज। अगर हम एयर बॉर्न डिजीजेज की बात करें तो एयर में बहुत सारे जर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अगर वो डिजीजेज हमें लग जाते हैं तो हमें बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, हैंकरचीफ रखेंगे जब भी आप छींक रहे हैं या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे बचने के लिए। साथ में अपने फेस को कवर करके रख सकते हैं जिससे एयरबॉर्न डिजीज़ आप तक ना फैले। कोरोना में यही तो हुआ था, ये भी एक एयरबॉर्न डिजीज़ भी है, तो उसमें हमें अपने आप को सेफ करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने हेड को भी मतलब अपने पूरे फेस को, बॉडी को कवर करके रखना पड़ेगा जिससे हम बच पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारी एक बीमारी स्कैबीज़। स्कैबीज़ में क्या होता है, आपको एक इन्फेक्शन होता है जिसमें आपकी छोटे छोटे कण होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, वो आपकी बॉडी में फैल जाते हैं और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भी फैलता है, ठीक है। ये इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और जैसे बेसिकली 3 से 10 दिन के अंदर ये फैलना शुरू हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, डिवाइड होना शुरू होता है जब ये, तो 3 से 10 दिन के अंदर आपको दिखने शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, तो बेसिकली क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आना हमें जिस भी इन्फेक्टेड पर्सन को ये होता है। साथ में हमारे क्लोथिंग्स, बैड्स, टॉवल सब कुछ अलग होनी चाहिए अगर ये किसी को डिजीज़ है तब, या फिर वैसे भी हमें अपने क्लोथिंग्स वगैरह सब कुछ यूज़ नहीं करनी चाहिए, किसी और को नहीं देनी चाहिए या किसी और की यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अपने फ्लोर्स वगैरह, अपने आसपास पर्सनल हाइजीन को रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ वाला चैप्टर है, किस तरह से आता है, तो आ जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक्सप्लेन करो और कोई भी 2 कम्युनिकेबल डिजीज़ बताओ और उसके प्रिवेंशंस बताओ, उनके मेजर्स बताओ, सिम्टम्स बताओ। तो जितने भी मैं बता रही हूँ उसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लेना, वही 2 आप पेपर में लिख देना, ठीक है। आ जाओ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक और अगला डिजीज़ है, ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इसमें हमारे लंग्स, बोन्स, किडनी और इंटेस्टाइन इन सबको इफेक्ट होता है। ट्यूबरक्लोसिस एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। हमारी बोन्स वगैरह, हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती है, इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाता है और हमारा किडनी भी ढंग से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है अगर हमें टीबी की बीमारी हो जाती है। बहुत सुना होगा आपने टीबी, मतलब ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी। कैसे ये फैलता है, स्नीज करने से, छींकने से, इन सब चीज़ों से भी। अगर इन्फेक्शन पर्सन, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, उसको ये टीबी की बीमारी है, वो छींक रहा है मेरे आसपास, ये तो ये बीमारी मुझ तक भी पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं जब ये फैलता है, इसके कॉजेज़ क्या है, क्या कारण है, किस वजह से। देखो, पहली बात तो हमें ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ ही नहीं है हमारे पास, तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो बीमारी हमें हो गई है। उसके बाद जो है ओवर क्राउडिंग में बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है तो वहाँ से फैलना शुरू हो जाता है ये। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम जानने से मान लो डिले करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिले। अगर हम मान लो हमें कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं बट हम उसको डिले करते जा रहे हैं, चलो कोई नहीं, हो जाएंगे, तो भी ये बीमारी ज़्यादा सीरियस होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी अगर पता चलता है तो हमें अर्ली ट्रीटमेंट उस चीज़ की लेनी चाहिए। सिम्टम्स की बात कर ही ली हमने, फटीग, थकान बहुत जल्दी होने लग जाती है, ठीक है। हमें नाइट स्वेट्स, पसीना आना शुरू हो जाता है। साथ में कफिंग, ब्लड के साथ कफिंग होती है, मतलब जो हमें कफ आता है वो खून वगैरह भी उसके साथ आ जाता है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा कफिंग की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हम इसकी प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले तो हमें कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको जो है BCG की वैक्सीन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगर BCG की वैक्सीन बच्चों को मिलेगी तो वो ट्यूबरक्लोसिस से आगे बचे रहेंगे। साथ में जो है हमें शेयर नहीं करनी है चीज़ें, भाई शेयर तो पहले ही मना कर दिया था। उसके बाद जो है हमें ड्रिंकिंग कप, जो भी हमारे ईटिंग यूटेंसिल्स है वो भी शेयर नहीं करनी है दूसरों के साथ। अपने फेस को कवर करना है, इधर उधर स्पिट नहीं करना है, थूकना नहीं है, ठीक है ना। साथ में अपने हैंकरचीफ को अपने पास रखना और दूसरों से शेयर नहीं करना है वो भी। क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना है और जो है अपने फेस को कवर करके रखना है। तो ये सब चीज़ें प्रिकॉशंस लेके हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है भाई, सबने सुना हुआ है पहले से ही बहुत ज़्यादा। तो मलेरिया जो है एक सिक पर्सन से वेल पर्सन तक ट्रांसमिट होता है। ये एक फीमेल, अच्छा ये 1 मार्कर बन सकता है तो नोट कर लेना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, उसके थ्रू फैलता है। फीमेल होती है, बिल्कुल मच्छर होती है, लड़की मच्छर होती है, ये फीमेल मच्छर होती है जिसका नाम है एनोफिलिस। इसके थ्रू ये वाली बीमारी फैलती है। सबसे पहले मॉस्किटो क्या करता है, आपको बाइट करती है, ठीक है, बाइट करती है। उसके बाद आपका ब्लड सक करती है और जो कीटाणु है, जो डिजीज़ है वो आपके अंदर बॉडी में ट्रांसफ़र करके चली जाती है। कहाँ से पैदा होती है ये सारी जो है, ये गंदा पानी, मतलब हमारे घर के आसपास जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें मलेरिया के मच्छर पनपना शुरू हो जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर जो होता है उससे फैल जाते हैं, ठीक है ना। ये साइकिल पता चल गई होगी, काटेगा आपको सबसे पहले, फिर आपका ब्लड सक करके और आपके अंदर डिजीज़ छोड़ देगा, ठीक है। इसलिए आप अपने आसपास पानी जमा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से होता है, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जी खत्म हो जाए, अच्छा सिम्टम्स क्या, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी,
आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल इल हो जाएगी, आप बीमार फील करोगे, हेडेक होगा, पेन होगा, फिटीक होगा, वॉमिटिंग जैसा फील होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर हो रही है तो मतलब आपको मलेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। फटाफट से आपको ट्रीटमेंट लेना है, अर्ली डायग्नोस कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब जो है हमने ये तो बात कर ली, अब इसकी प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो इंसेक्टिसाइड हमें स्प्रे करना पड़ेगा जिससे ये इंसेक्ट्स मर जाएं। साथ में अपने हाउस को क्लीन रखना पड़ेगा। कीप वाटर कंटेनर्स क्लोज्ड, पैक रखने पड़ेंगे। ओपन रखेंगे तो वहाँ पे ये फैल जाएंगे, ठीक है ना। वाटर को कहीं भी, रेन वाटर को कलेक्ट होने नहीं देना है। कूलर्स वगैरह को अपने क्लीन करते रहना है, ठीक है ना। और मलेरिया के जो फीवर वगैरह होता है हमें अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि जो है ये बीमारी हमको ना हो, और हमें नहीं होगी तो आगे और नहीं फैलेगी। तो इसलिए सबसे मेन है क्लीनिनेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू की। डेंगू क्या है, ये भी एक डिजीज़ है जो कि पहले ह्यूमन से, मॉस्किटो से ह्यूमन ऐसे फैलता है। ह्यूमन को ऑलरेडी कोई डेंगू की बीमारी हो रखी है तो ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ होता है। ये वायरल है, ठीक है, वायरस के थ्रू फैलता है। इसमें क्या होता है, एक एडीज़ नाम का जो मच्छर होता है वो आपको काट लेता है तो उससे आपको डेंगू हो जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें पता कैसे चलेगा आपको डेंगू हो रखा है। आपको फीवर हो जाता है, हेडेक होता है, नोज़ ब्लीडिंग भी हो जाती है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, रैशेस भी हो सकते हैं, डायरिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है ना। साथ में इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको डेंगू है। अगर ऐसी कुछ भी कोई भी बीमारी है तो उससे पहले आपकी बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू करती है। फीवर इज़ द वे जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है, अपने आप को मेडिकेट करना है जिससे कि आप उस डिज़ीज़ से, ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो वो डिज़ीज़ जो है हार्मफुल बन जाता है। तो इसलिए उसको शुरू में ही हमें बंद करके, मतलब ख़त्म करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना है। देन हमारा आ जाता है इसकी ट्रीटमेंट कैसे लेंगे। सबसे पहले ब्लड टेस्ट हमें कराना पड़ेगा। हमें मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स हमें ज़्यादा पीने पड़ेंगे, मतलब जैसे आप जो हमारा कोकोनट वाटर होता है वो पियो, जूसेस पियो, फ्लूइड लिक्विड्स हमें ज़्यादा पीने होते हैं। रेगुलर चेकअप हमें कराना पड़ेगा और साथ में मेडिसिन लेनी पड़ेगी और वैक्सीनेशन होगा। इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन पहले से कैसे लेंगे, मच्छरों से हमें प्रिवेंट होना पड़ेगा, क्लीननेस रखनी पड़ेगी, मॉस्किटो नेट्स लगा के सो भाई, ठीक है। इससे आपको मच्छर काटेगा नहीं, मच्छरदानी, ठीक है। साथ में मॉस्किटो रेपेलेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे मॉस्किटो दूर रहते हैं। जो हम ये जो भी हम जलाते हैं जिससे मच्छर दूर भाग जाते हैं, कछुआ छाप वगैरह, ये सब, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है HIV। फुल फॉर्म लिख लो क्योंकि फुल फॉर्म ज़रूर आ सकती है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, सेकेंड इसी का मतलब एड्स या तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़, इनकी फुल फॉर्म आ सकती है 1 मार्क में। अब ये क्या होता है, एड्स एक डिजीज़ होता है जो एक वायरस के थ्रू फैलता है और हमारी ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को पूरा ख़राब कर देता है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है एक तरीके से हमारी, जैसे कैंसर में हमें बीमार हो जाते हैं हमें प्रॉब्लम शुरू होती है, एड्स भी एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है जिससे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब जो है जब भी हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उससे हमें बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हमें एड्स है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो पहला हो जाता है फीवर, आपको फीवर आ जाएगा, ठीक है। साथ में आपको जो है नोज़िया, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, रैशेस बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं, हेडेक वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीज़ें अगर आपको फील हो रही है तो मे बी आपको कोई बीमारी हो सकती है। साथ में जो है ये कैसे फैलती है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक फैलती है। थ्रू किसके थ्रू, वेजाइनल सिक्रेशन के थ्रू फैल सकती है, ब्लड के थ्रू और ब्लड के कंपोनेंट के थ्रू ये फैल सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन तक थ्रू किसी इन्फेक्टेड सिरिंज के थ्रू फैल सकती है। मान लो एक पर्सन है, उसे HIV एड्स है, ठीक है। अब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और वही सिरिंज जो है उसने फेंकी नहीं और सिरिंज वही आपको दे दी, तो अब वो जो एड्स उसको थे वो आपको भी हो जाएंगे। तो जब भी आप डॉक्टर पे जाते हो प्रिकॉशंस ध्यान रखना है, जब भी वो पैकेट बिल्कुल सील पैक न्यू सिरिंज को यूज़ करें जिससे कि आपको ये बीमारी ना हो, ठीक है ना। दूसरा, सेक्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, इंटीमेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक जो प्रॉब्लम जिसको है दूसरे में ये फैल जाए, ठीक है। साथ में जो है ब्लड, कंटेमिनेटेड ब्लड जो हमारा ट्रांसफ्यूजन के दौरान निकलता है और नीडल्स वगैरह के थ्रू, उसकी वजह से चला जा सकता है, ब्लड के थ्रू मतलब, ठीक है। इन्फेक्टेड मदर से अपने जो बेबी है उसके बेबी में हो सकता है। तो ये सारे इसके ट्रांसमिशन है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है ये, ठीक है ना। अब जो है अगर एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें लोगों को अवेयर करना है कि हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। तो अगर किसी को एड्स है तो उससे हमें जो है ऐसे ये नहीं करना कि भाई हाथ मिलाया और
फैल गया, नहीं, इसके पर्टिकुलर ये रीजंस थे जिसके थ्रू ये फैलता है। तो आप जो है जो नई चीज़ें होती है बेसिकली, जो हमारे मन में मिथ्स बने हुए हैं इसको लेकर, तो पहला शेकिंग ऑफ हैंड्स, हगिंग, सिटिंग टू अ इन्फेक्टेड पर्सन, इससे नहीं फैलता है। साथ में फूड वाटर साथ में खाने से, उसकी वजह से भी नहीं फैलता है। इंसेक्ट की बाइट के थ्रू भी नहीं फैलता है। साथ में जो है ब्लड डोनेशन सिंस फॉर ईच न्यू इक्विपमेंट इज़ यूज, अगर हम न्यू इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं जब ब्लड के टाइम पे होता है तो भी ये नहीं फैलेगा, ठीक है। और साथ में जो है हमें अपने जो है प्रॉपर तरीके से हमें अपने आप को ध्यान रखना है। सेक्सुअल एक्ट से ये फैल तो सकता है, बट अगर हम जो है पूरी प्राइवेसी के साथ करते हैं, पूरे प्रोटेक्शन के साथ हम करते हैं, तो भी ये फैलने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एड्स के कुछ सिम्टम्स और बताए हुए हैं। इसमें वेट लॉस भी होता है, हेडेक होता है, ठीक है ना। गले के पास जो आपके ग्लैंड्स वगैरह है वो भी स्वॉलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं, ठीक है। ब्रीथ आप जल्दी से आपकी ब्रीथ, शॉर्ट ब्रीथ आपकी हो जाती है, सांस जल्दी फूल जाता है, तो ये सब चीज़ों की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब इससे प्रोटेक्शन के लिए कभी भी अपना जो पियर्सिंग है, बॉडी पियर्सिंग ना करवा, बॉडी पियर्सिंग ऑब्जेक्ट को हमेशा ध्यान रखो। ब्लड के थ्रू फैलेगा। अगर मान लो किसी पर्सन को डिजीज़ था, उसी में वो पियर्सिंग वाला, जैसे हम कान नाक छिदवाते हैं तो हम बिना देखे क्या करते हैं, वही सुई उसी सुई से अपनी बॉडी में टच करवा लेते हैं। उस जो सुई है उससे पता नहीं किसको कितने उन्होंने टच किया हुआ है, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन ज़्यादातर ये हम टैटू वगैरह बनवाते हैं तो उसकी वजह से ये फैलने के चांसेस होते हैं। निडल को प्रॉपरली क्लीन निडल, न्यू निडल्स को ही यूज़ करना है। साथ में हमें प्रोटेक्शन का यूज़ करना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इंजेक्शंस वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, कैजुअल एक्विंटेंस के लिए हम जो है बिना किसी भी प्रोटेक्शन के हमें जो है सेक्स वगैरह चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और साथ में जो है अगर हमें पता है किसी को HIV एड है तो उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, तुझे HIV ये है वो है। सबसे पहले तो हमें पता है कि किस वजह से ये फैल रहा है, तो वो प्रिकॉशंस के अलावा बाकी सारा तो ठीक है, ठीक है ना। तो बेसिक फैक्ट्स वगैरह हमने जान लिए। तो ये हमारे पूरी इस वाले चैप्टर में कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बातें थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल। नाम से पता चला जो कम्युनिकेट एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं होता, बट स्टिल अगर कम्युनिकेट नहीं हो रहा तो भी ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तरीके की डिजीज़ ही होती है, ठीक है ना। 4 मेन टाइप्स के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, आप लिख लो। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज़, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर हम कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो एक पर्सन से दूसरे तक नहीं फैलती, पर सीरियस बीमारी होती है। नेक्स्ट हो गया हमारा रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी जो हमारे सांस लेने वाले ऑर्गन से रिलेटेड हो गई, तो रेस्पिरेटरी जैसे अस्थमा वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैंसर वगैरह, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है डायबिटीज़, ठीक है। ये सारी बीमारी नॉन कम्युनिकेबल है, बट एक तरीके की बड़ी बीमारियां हैं, तो इनसे बचने के प्रिकॉशंस वगैरह और कैसे ये होते हैं ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और अगर हम बात करें क्रॉनिक कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले क्रॉनिक कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जो कि एक बहुत बेसिक कंडीशन नहीं होती है, और जिसमें जो है हमें प्रॉब्लम जल्दी देखने को मिल जाती है। मतलब हमारी कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें वो डिजीज़ हो गई है, से हमें फटाफट बचना है, वो एक्यूट नहीं है, वास्ट हो सकती है, ठीक है ना। अब डिजीज़ की बात कर ली। सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे डिजीज़ की, सबसे पहले नंबर पे हम ले लेते हैं अस्थमा, जो कि रेस्पिरेटरी में आता है। तो ये कंडीशन होता है जिसमें हमारी एयरवेज नैरो हो जाती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और जो हमारा म्यूकस है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाता है, जो हमारी सांस की नली होती है उसमें, उससे हमें सांस जो है वो रास्ता ही छोटा हो गया तो सांस भी धीरे आएगी, कम जाएगी, तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। साथ में जो है हमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी के साथ साथ कफिंग की प्रॉब्लम, वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, जिससे हम सांस जल्दी नहीं ले पाते हैं। अगर हम बात करें तो एयर पैसेज इसमें टाइट हो जाता है, हमारा म्यूकस थिक हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फॉलो करना पड़ता है, कफिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। ये सारी जो थी ये इसके सिम्टम्स हो गए थे। इसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये होते किस वजह से, अस्थमा की प्रॉब्लम हुई क्यों। सबसे पहला तो टोबैको स्मोकिंग, आप टोबैको वगैरह खाते हो, टोबैको की प्रॉब्लम टोबैको को लेने की वजह से होता है। दूसरा डस्ट की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आउटडोर एयर पोल्यूशन से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। कॉकरोच एलर्जेंस को ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो कॉकरोच अपना ड्रॉपिंग्स कर देता है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में किसी पैट की वजह से एलर्जेटिक वे में भी हो सकती है, ठीक है। और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की वजह से भी हो सकती है,
ठीक है, और बार बार खांसी कफ वगैरह होने की वजह से आपकी सांस जल्दी फूल जाती है, इस वजह से भी हमें अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि अगर किसी को अस्थमा अटैक आता है तो हमें केयर किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले जो एलर्जिक फैक्टर्स है उसे हटाना है वहाँ से, फिर उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसको अच्छे से प्रॉपर सांस लेने के लिए जगह देनी है। देन जो भी ट्रीटमेंट है, उसका इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट करना है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो इस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, फर्स्ट तो हो गया हमारा रेस्पिरेटरी में अस्थमा, देन आती है हमारी डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब आप सभी को पता है जब हम अपनी इनटेक ऑफ शुगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर हो जाता है और जो हमारी बॉडी में शुगर को बैलेंस करता है वो जो पार्ट है वो भी ढंग से वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना एक्सेस हो गया है कि वो उसको मैनेज कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। पैनक्रियाज इंसुलिन जो है वो इनफ प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, जो कि हमारे शुगर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। तो इतना इंसुलिन नहीं है जितना हम शुगर को इनटेक कर रहे हैं, तो शुगर इनटेक हमें कम करना पड़ेगा जिससे कि हमारा इंसुलिन मैनेज कर पाए चीज़ों को, और उससे हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। भाई देखो, शुरू वाले लेवल पे तो सारी चीज़ों को करना बिल्कुल ईजी होता है, बट आगे आगे जाते जाते उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर आपको पहले से ही उस चीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं तो हमें उसे पहले ही ठीक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, साथ में इची सी सेंसेशन होने लग जाती है पैरों में, उंगलियों में, ठीक है। इन्फेक्शन होते रहते हैं जल्दी में ही, ब्लड विजन हो जाता है, देखने में थोड़ा ब्लर ब्लर सा दिखता है, ठीक है। स्किन इची हो जाती है, थकान लगती है, इरिटेबल हो जाते हैं हम, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब डायबिटीज़ के भी टाइप है। नंबर 1 इज़ टाइप 1 जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, नंबर 2 टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, एंड नेक्स्ट आ जाता है गैस्टेशनल। इसका मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वाली होती है। अगर हमें ये सारी, अगर कोई भी डायबिटी का टाइप 1 2 3 कुछ भी है तो हमें प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो भाई, इसमें एक रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, आप बहुत ओवरवेट हो जाते हैं, ठीक है, साथ में जो है आपकी एज बढ़ती हुई है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम देखने को आपको मिलती है, डायबिटिक प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डायबिटीज के अलावा शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है शॉर्ट, पास का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता। शॉर्ट साइटेडनेस, दूर की कमज़ोर नज़र जो हो जाती है। इस पे नाम पे मत जाना। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब ये नहीं है कि पास की नज़र कमज़ोर, शॉर्ट साइटेड मतलब दूर की नज़र कमज़ोर, ठीक है। इसको मैंने याद किस तरह से करा था, शॉर्ट साइटेड मतलब शॉर्ट तो हमें दिख रहा है, साइटेड हो रही है, साइट हो रही है, बट दूर की नहीं हो रही, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस नोन एज, मेडिकली इसका नाम होता है मायोपिया। क्या इसको हम बोलते हैं, मायोपिया, ठीक है। मायोपिया मतलब मेरी आंखें दूर नहीं देख पा रही, ठीक है, मायोपिया, ठीक है। इसमें हम क्या होता है, हमें विजन प्रॉब्लम होती है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देते, आई बॉल का साइज़ जो है लॉन्गर हो जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाती है, जिससे हमें दूर की दिख नहीं पाता है, और साथ में कॉर्निया कर्व्ड हो जाता है, नॉर्मल जैसा कॉर्निया हमारा होता है उससे कर्व्ड हो जाता है, ठीक है। तो आई का डायग्राम जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसको देखना कौन सा कॉर्निया पार्ट है, ये सब। अब सिम्टम्स क्या होता है, व्हाइट बोर्ड, जब आप क्लास में बैठे हो, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड आपको दूर से दिखता ही नहीं है, आप देख ही नहीं पाते, इसमें प्रॉब्लम होती है। हेडेक होता है, आपको सिर में दर्द होता है, आईज में पेन होना शुरू हो जाता है, थकान हो जाती है, और किसी भी चीज़ पे इजीली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, और आईज में से पानी वगैरह भी आने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें जो है मायोपिया की में देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, देखो भाई, या तो हमारी आई बॉल जो है लॉन्गर हो गई है, इस वजह से हो सकता है। बच्चे जो है अपने पेरेंट की वजह से भी बच्चे में ये चीज़ आ सकती है, और साथ में हम मोबाइल फ़ोन तो इतना यूज़ करते ही हैं, हम घुसे रहेंगे ना उसमें, तो हमारी आईज़ को इतना इफेक्टिव फील होता है, तो इससे भी हमें ये जो पास दूर दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, रेगुलर आई टेस्ट लेते रहेंगे, वॉश करने हैं, प्रॉपर आईज हमेशा आई चेकअप्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। साथ में प्रिवेंशंस कैसे ले सकते हैं, चाइल्ड को हमें अगर लग रहा है कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो उसे एग्जामिन कर लेना है अर्ली स्टेजेस पे, जिससे कि उसको थोड़ा अगर है तो उसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो सकती है, बट अगर आइज़ पूरी डैमेज हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अर्ली स्टेजेस पे हमें इसका ध्यान देना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में सॉल्ट का इंटेक बढ़ जाता है तो हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर मतलब टेंशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। टेंशन की किसकी सेंस में, जो सॉल्ट का इंटेक है वो बढ़ जाता है और बॉडी में हाइपरटेंशन की सिचुएशन आ जाती है। अब हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम मतलब कॉजेज़ क्या होता है, क्यों ये होता है, सबसे पहला तो जो है जेनेटिक फैक्टर की वजह से, कोई अननोन फैक्टर भी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एज हो सकता है, ड्रग
हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है ना। ये सब प्रॉब्लम से आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हाई सॉल्ट इंटेक जो हम करते हैं उससे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो सॉल्ट इंटेक कम कर दो, ठीक है। साथ में स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकती है प्रॉब्लम। स्ट्रेस, एजिंग, हाई लेवल की अल्कोहल जब हम कंजप्ट करते हैं तो इस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हम बिल्कुल हाई पारा रहता है हमारा, ठीक है। फिर आ जाता है हम अपने ब्लड प्रेशर को मेज़र करके चेक कर सकते हैं। फिर ब्लड प्रेशर मेज़र करके हमें जो है, ये तो डॉक्टर से आप करवा लेना, आपके पास अगर आपको आता है तो आप खुद कर लो, बट स्टिल जो है ये सब चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हैं इनको हटा देंगे, जो भी प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है, कॉजेज फैक्टर है, उन्हें हटा देते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर की क्या सिम्टम्स है। सबसे पहले आपके सर में दर्द होगा, डिजीनेस, थकान जैसा फील होगा एकदम, ठीक है। साथ में ब्रीथ, वही सांस, फिर ब्लड विजन दिखेगा ढंग से नहीं, नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब की वजह से हमें जो है ये देखने को मिलती है प्रॉब्लम। देन आ जाता है ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमें स्मोकिंग अगर हम करते हैं तो उसे क्विट कर दो फटाफट से। वेट लूज़ की वजह से भी वेट लूज़ कर लेंगे तो हो जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे तो होगा, हम मतलब इससे ठीक हो जाएंगे। अल्कोहल हटाएंगे तब, और योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तब। मेडिकेशन ले सकते हैं हम, ठीक है। ये सब करके हम जो है इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जब अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उससे हमें क्या आगे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, तो पहला हार्ट डिजीज़ हमें होने की प्रॉब्लम रहती है, किडनी डिजीज़ होने की प्रॉब्लम रहती है, साथ में जो है हमारी आई डैमेज हो सकती है, हमें स्ट्रोक आ सकता है, अटैक आ सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम हमें हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। देन अगर हम बात करते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस हमारे चले जाती है, एक तरीके से हम जो है हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, हम किसी चीज़ पर रिएक्ट ही नहीं कर पाते, लाइक दौरा टाइप जो आता है उसकी उसको हम इसमें कह सकते हैं। हमारे नर्व सेल काम नहीं करते और हम एक टाइम के लिए बिल्कुल हमारी बॉडी गायब हो जाती है, गायब मतलब इनविजिबल नहीं, बॉडी में जो सेंसेस है वो गायब हो जाती है और हम एक जगह पे स्टक हो जाते हैं, हमें कुछ फील नहीं होता है। तो ये होती है एपिलेप्सी। इसकी वजह से जेनेटिक इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी पेरेंट में पहले से होता है तो बच्चे के अंदर आ सकता है। साथ में हेड ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ब्रेन कंडीशन हमारी अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। साथ में इन्फेक्शियस डिजीज़ हमें कोई हो रखा हो, इन वजह से ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है तो आपको तुरंत चेकअप करना है, आप ट्रीटमेंट लेना है। ये सिम्टम्स क्या होता है, सबसे पहले तो आप कंफ्यूज से दिखते हो, फिर आपके अंदर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस चली जाती है, धीरे धीरे आप कॉन्शियस नहीं रहते हो। तो ये सब जब आपको देखने को मिले तो समझ जाओ कि आपको दोहराने वाला एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि फोकल सीजर्स, जिसमें हमारे ब्रेन का कुछ पार्ट एक्टिविटी करना, एबनॉर्मल एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, जस्ट वन एरिया, ठीक है। सिंपल फोकल लेजर, हमें स्मेल नहीं आ रही होती है किसी भी चीज़ की, हम फील नहीं कर रहे होते, टेस्ट नहीं आ रहा होता है। जैसे ये फोकल लेजर वाली प्रॉब्लम कब हुई थी, कोरोना के टाइम पे, हमें कुछ भी टेस्ट फील ही नहीं हो रहा था, ये सब चीज़ें। साथ में जो है हमें पता नहीं चल पाता है चीज़ें, बॉडी मूवमेंट के बारे में नहीं पता चलता हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको टाइप्स जो है रीड कर लेना है। एक तो हो गया आपका फोकल सीजर्स, जिसमें हमारा ये आ जाएगा सिंपल, जैसे कि हम जो है फील नहीं कर पा रहे, टेस्ट नहीं कर पा रहे, और दूसरा जनरलाइज्ड सीजर, ठीक है, जिसमें हम पर्टिकुलर किसी मूवमेंट से रिलेटेड हो गया, या फिर हमारे आर्म्स में, लेग्स में प्रॉब्लम आ गई, जैसे आर्म लेग वो पूरी तरीके से वॉक नहीं कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। एज की वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, हेड में अगर कोई इंजरी हुई है पहले उसकी वजह से ये हो सकता है, स्ट्रोक वगैरह की वजह से हो सकता है, पहले कभी स्ट्रोक हो या स्ट्रोक की वजह से, साथ में जो है ब्रेन के इन्फेक्शन की वजह से, ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन है तो हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ये सब प्रॉब्लम तो हो गया हमारा। देन अगर हमें इसमें कुछ बताया हुआ है, एक और हमारा नेक्स्ट आता है ADHD। ADHD फुल फॉर्म लिख लो, 1 मार्क में आ सकती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरटेंशन डिजीज़। क्या होता है ADHD, इसमें क्या होता है, हम जो है कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर होता है, ज़्यादातर हम इसको ध्यान नहीं रखते, बट ये ज़्यादा आगे जाके चला जाता है। हम अटेंशन पे करने में जो है हमारी अटेंशन प्रॉपर्ली किसी चीज़ पे नहीं बन पाती है। ADHD मोस्टली लोगों को ये देखने को मिल जाती है, किसी भी चीज़ को फोकसली वो कर नहीं पाते हैं, उस चीज़ पे अटेंशन नहीं रख पाते हैं, ठीक है, फोकस नहीं रह पाते हैं। तो चिल्ड्रन विद ADHD उनको 3 मेन प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला इनअटेंशन, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अटेंटिवली काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, किसी भी चीज़ को काम करने में मतलब शॉर्ट फ्यूज रहते हैं, मतलब एक तरीके से
एक काम को करते करते दूसरे काम को भी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि अब उनका अटेंशन तो बन नहीं पा रहा, और अगर उन्होंने दूसरे पे ध्यान दिया तो अटेंशन टूट जाएगी। साथ में ओवर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग होती है इनके अंदर, और मतलब थकावट जैसा इनको फील होता है, क्योंकि ये एक काम को प्रॉपरली कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बच्चों को ये ADHD की प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, वो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फोकस नहीं कर पाते हैं, बोर हो जाते हैं किसी भी टास्क से बहुत जल्दी, अटेंशन फोकस नहीं होता है, ढंग से लिसन सुनते ही नहीं है किसी को। ठीक है ना, इस जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है वो फॉलो भी ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने ध्यान से सुना ही नहीं है, अटेंशन ही नहीं था। ठीक है, नॉन स्टॉप बातें तो बहुत कर लेते हैं ये। ठीक है, नॉन स्टॉप टॉक कर सकते हैं ये। ठीक है, साथ में जो है इनको दूसरों के साथ या किसी भी एक जगह पे बैठने में प्रॉब्लम होती है। देखा, कुछ बच्चों को पैर हिलाते रहेंगे, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें करेंगे जो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन कर देती है उसी के लिए, और वो एक्चुअली उसको आदत हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉब्लम है ADHD की। ठीक है ना, कुछ बच्चे अपने नेल्स सिखाते रहते हैं, कुछ बच्चे पैर हिलाते रहते हैं, कुछ लोग हाथ हिलाते रहते हैं, तो ADHD समझ जाना उनके अंदर है, तो उनको आपको थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन की उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, सिम्टम्स के साथ उनके साथ हमें बहुत जो है ये बच्चे जो है काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं, साथ में जो है इनअप्रोप्रिएट इनकी बिहेवियर रहता है थोड़ा सा, और जो है ये इजीली अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। देन हम बात करते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं। सबसे पहले जीन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, पहले से ही बच्चे के अंदर है, एनवायरनमेंट की वजह से ये हो सकता है, ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, शुगर लेवल की वजह से हो सकता है, जो बच्चे की फूड एडिटिव्स है वो फूड किस तरीके का लेता है उस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर बच्चे को ADHD है, क्लासरूम में आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे आप उस बच्चे को हैंडल करेंगे, तो सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शंस है, जहाँ उसे बिठा रहे हो डिस्ट्रैक्शंस उसके पास नहीं होनी चाहिए, तो डिस्ट्रैक्शन प्लेस अवॉइड करना है। ठीक है, होमवर्क फोल्डर उसका बनाना है प्रॉपर, उसके असाइनमेंट को ब्रेक करके उसे देना है, क्योंकि एक साथ वो नहीं कर पाएगा। साथ में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इस बच्चे को देते रहना है, गुड स्किल्स के साथ इसको पढ़ाना है और उसके अंदर स्किल डेवलप करनी है। साथ में इसको सुपरवाइज करना है, इसको जो है इसके टुवर्ड्स सेंसिटिव रहना है, और साथ में जो है इसको इन्वॉल्व करना है टास्क में, और काउंसलिंग वगैरह की भी हेल्प ले सकती हैं ताकि बच्चा प्रॉपरली वर्क कर पाए। ठीक है, अब इसको केयर वाई होम में इसका ध्यान रखना पड़ेगा, घर पे, स्कूल में, हर जगह इस बच्चे पे फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि ये प्रॉब्लम उसको देखने को ना मिले। साथ में अपने बच्चे को जब भी आप नोटिस करते कोई अच्छी चीज़ करते हुए उसे प्रेज करें, जिससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। कॉन्फिडेंस के साथ उसकी अटेंशन भी धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी, और इरिटेटिंग फैक्टर्स को इसके आसपास से हटाना है, और जो भी चीज़ें बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करनी है वो अवॉइड करनी है। तो इस चीज़ों से जो हमारा पूरा जो है बच्चे का फोकस हो सकता है। तो ये हो गई हमारी सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये हो गई हमारी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। छोटी सी यूनिट थी, इसमें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से रिलेटेड था। पूरी PDF जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी इस वाले चैप्टर की, तो जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आई होप आपको ये चीज़ें पॉइंट ये क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सभी बच्चे इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करो। अच्छा, साथ में ध्यान रखना, एक पुरानी वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में भी हेल्थ एजुकेशन की मिल जाएगी, उसमें एक वीडियो बनी हुई है आपकी फिक्सचर्स की, फिक्सचर्स वगैरह, टूर्नामेंट्स सभी टाइप के एक ही में क्लियर हो जाएगा। ज़रूर देखना, फिक्सचर का क्वेश्चन आता है, वो वीडियो से आपकी सारी चीज़ें जो भी ड्राइंग फिक्सचर वगैरह 8 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा, तो वो ज़रूर देख लेना। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।